प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु को समझने के लिए आपको किरचॉफ के दोनों नियम पता होने चाहिए और आपको बार बार बता रखे हैं, तो अतः आशा है कि आपको याद होंगे वो अच्छी तरह से। आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनको रिवाइज भी करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत देखते हैं। पहले क्या है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। सन 1842 में व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सिद्धांत दिया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है एक डायग्राम है कि किस प्रकार से ये ब्रिज बनता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज ABCD कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, माना संलग्न भुजा पहली ये और ये ले ली हमने, फिर ये और ये ले ली, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर R/S होगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज ABCD की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्धांत मैंने यहाँ लिखा है, आप वीडियो पॉज करके सिद्धांत देख सकते हैं। अर्थात संलग्न भुजा क्या होगी? PQ, तो P/Q बराबर R/S। ठीक हो गया। अगर संलग्न भुजाएं इनको लेते हैं तो P/R बराबर Q/S हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, व्युत्पत्ति कैसे होगी इसकी। माना समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं AB, BC, CD, DA में क्रमशः प्रतिरोध PQS एवं R हैं। ठीक है, यानी इनको जोड़ा गया है। चतुर्भुज के विकर्ण BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर तथा सिरों A व C के मध्य एक बैटरी तथा एक कुंजी जोड़ी गई है। ठीक है। परिपथ के बिंदु P से होकर, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बैटरी है उससे I धारा निकल रही है, जो कि बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार दो भागों में विभक्त हो जाएगी। यानी एक भाग प्रतिरोध P में जाएगा, दूसरा भाग प्रतिरोध R में जाएगा। तो इस I का जो पहला मान है I1, यानी यहाँ पे ध्यान रहे I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2। तो I1 जो है P में जाएगी, P प्रतिरोध में, और बिंदु B पर ये फिर दो भागों में टूट जाती है। एक गैल्वेनोमीटर में जाता जिसका मान Ig है, तो I1 में से Ig को घटाएंगे तो I1 माइनस Ig बचेगा, जो कि प्रतिरोध Q में प्रभावित होगी। फिर देखिए A बिंदु से होकर के इसी धारा I का दूसरा भाग I2 वह प्रतिरोध R में प्रभावित होता है। बिंदु D पर I2 और Ig जुड़ जाती हैं और कुल मिलाकर I2 प्लस Ig धारा प्रतिरोध S से होकर के निकलती है, प्रभावित होती है। बिंदु C पर ये दोनों धाराएं जुड़ जाती हैं और कुल धारा I हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं लूप 1 के लिए और लूप 2 के लिए किरचॉफ के नियम के अनुसार कैसे समीकरणें बनेंगी। तो किरचॉफ ने क्या कहा, ये लिखा है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से बने किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये लिखा है। अर्थात कि जो ये लूप लिया हमने, इस लूप में जो प्रतिरोधकों और हम देखते हैं तथा सेल से जो प्रतिरोधक क्या क्या है, इसमें P है, Q है, S और R इस पूरे ब्रिज में। तो यहाँ पे किरचॉफ के नियम के अनुसार हमने बता रखा, आपको कई बार बता रखा मैंने, I1 इंटू P धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है, विभव हो गया। फिर देखो यहाँ पे धारा Ig विभव G गैल्वेनोमीटर का, सॉरी विभव ने प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो Ig इंटू G का गुणनफल हो जाएगा। फिर इसी लूप में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ भी धारा की दिशा में, यहाँ भी धारा की दिशा में, लेकिन यहाँ धारा की विपरीत दिशा में। तो देखो क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो I2 धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली समीकरण कैसे बनेगी? I1 इंटू P प्लस Ig इंटू G, ये जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में धारा है, माइनस I2 इंटू R बराबर 0, क्योंकि इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो शून्य है। इस लूप में यहाँ कोई बैटरी नहीं है, तो इसलिए शून्य आ जाएगा। जैसे कि इस समीकरण बना दे, I1 इंटू P प्लस Ig इंटू G माइनस I2 इंटू R बराबर 0। अब देखिए ये कैसे हो, देखिए
संतुलन की स्थिति कब होती ब्रिज की, ध्यान रहे, संतुलन की स्थिति तब होती जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होती। आपने प्रयोग करके देखा था कि जब हम जॉकी को जो है मीटर ब्रिज पे घुमा रहे थे तो एक स्थान ऐसा आ रहा था, हमें मीटर ब्रिज पे एक पॉइंट ऐसा मिल रहा था जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य है। तो जब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य बहेगी उसे हम संतुलन की स्थिति कहेंगे, जो कि यहाँ संतुलन लिखा है। संतुलन की स्थिति का मतलब Ig का मान शून्य होना। ठीक है, तो जो अभी समीकरण हमने देखी उसमें Ig का मान शून्य रखते हैं। पहले से यहाँ से बना देते हैं इसे पूरी तरह। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगी, I1 इंटू पी प्लस Ig इंटू जी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0 हो जाएगा। और अब देखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, Ig का मान 0 होगा जैसे आपको बताया। तो इसलिए क्या होगा, I1 इंटू पी, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस I2 इंटू आर, या I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर। इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे होगा I1 बटे I2 बराबर आर अपॉन पी। देखो ये पक्षांतर कर दिया, ये I2 I1 के यहाँ हर में आ जाएगा और P जो है आर के हर में चला जाएगा। इससे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 हमारे पास ये आई। अब देखिए लूप 2 में, देखिए लूप 2 में होगा क्या, I1 माइनस जी इंटू क्यू, ये प्लस में लेते हैं। फिर यहाँ धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू आ गया, माइनस आ जाएगा क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम। तो I2 प्लस आई जी इंटू एस आ जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो धारा Ig है, गैलोनमीटर का प्रतिरोध G मान लिया, इनका गुणनफल ऋण आएगा बराबर 0। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, Ig का मान शून्य होगा। ठीक है, तो I1 माइनस शून्य इंटू क्यू माइनस I1 माइनस 0 इंटू क्यू माइनस I2 प्लस 0 इंटू एस माइनस 0 इंटू जी बराबर 0। अब आया I1 इंटू क्यू, I1 में से 0 गया तो क्यू आ गया, माइनस I2 इंटू एस बराबर 0। फिर I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, पक्षांतर किया तो ठीक है। फिर यह आया I1 बटे I2 बराबर एस अपॉन क्यू। अब देखो समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष समान है, I1 अपॉन I2, यहाँ I1 अपॉन I2, तो इसका मतलब दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। मतलब R अपॉन पी, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, यानी अर्थात क्या है, R अपॉन पी बराबर एस अपॉन क्यू। देखो समीकरण 1 में ये और ये बराबर होना चाहिए, और इसलिए जो है इनका पक्षांतर करते हैं, R अपॉन एस बराबर P अपॉन क्यू। एस को P की जगह पे लेंगे, P को S के स्थान पे लेंगे, ठीक है। या हम क्या लिखें, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, यही हमने लिखा था। ये देखो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। वीडियो पॉज करके आप ये भाषा याद कर सकते हैं। ये देखो ये भाषा आप बिल्कुल याद करें कि किस प्रकार से आपने ये भाषा बनानी है। ये देखिए, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा।